महिलाओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण। अब आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित है और इसे कुमाऊवानी सामुदायिक रेडियो द्वारा तैयार किया गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम महकता आंचल में और मैं हूं आप लोगों के रेडियो साथी कविता बिष्ट। श्रोताओं, आप और हम इन दिनों संक्रमण से होने वाली समस्याओं को लेकर बातचीत कर रहे हैं अपने कार्यक्रम महकता आंचल में। उम्मीद है आप सभी को इससे अपनी समस्याओं को समझने में थोड़ी सी मदद मिल रही होगी, खास तौर पर हमारी महिलाओं को। अभी तक हमने अपने कार्यक्रम में प्रजनन तंत्र में होने वाले संक्रमण के बारे में जाना। यह संक्रमण कीटाणु के हमारे शरीर में प्रवेश करने पर होते हैं। आप जानते हैं ना, महिलाओं में प्रजनन तंत्र के संक्रमण की संभावना सबसे अधिक रहती है, क्योंकि उनके शरीर की रचना और कार्यप्रणाली होती ही ऐसी है कि इसमें कीटाणु के आसानी से प्रवेश करने के लिए अनुकूल वातावरण होता है। आइए एक बार फिर से जान लेते हैं प्रजनन तंत्र के बारे में कुछ बातें, यानी कि प्रजनन तंत्र में जो संक्रमण होता है वो क्यों होता है, कैसे होता है और किस तरह के इस दौरान लक्षण हमें दिखाई देते हैं। देखो, जो भारत देश का माहौल है तो उसमें हमारे यहाँ इस तरह की शिक्षा शुरू से दी जाती है कि जननांगों को लेकर जो बात होती है वो गुप्त होती है और इसे गुप्त रखा जाता है। इसके बारे में किसी से कहना नहीं चाहिए, सबसे छिपाना चाहिए। और गांव में तो और ज़्यादा इस तरह का माहौल है कि महिलाएं जो है अपनी समस्या को झिझक के मारे किसी से कह नहीं पाती और उन्हें जननांगों में जो समस्या है या जो उन्हें लक्षण दिखाई भी दे रहे हैं या जो दर्द हो रहा है या कोई असामान्य स्राव हो रहा है, वो इन सबको चुपचाप बर्दाश्त करती जाती हैं और बिल्कुल अंत तक आने तक नहीं कहती हैं। तो इससे जो है समस्या तो उत्पन्न होती ही है। मैं तो कहूँगी कि झिझक छोड़कर अपने अस्पताल जाना चाहिए और डॉक्टर से बात करनी चाहिए। जी मैम, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, जब किसी महिला को प्रजनन तंत्र का संक्रमण होता है तो उसे शारीरिक तौर पर किस तरह की समस्या महसूस होती है, यानी कि संक्रमण के लक्षण क्या होते हैं? देखो, जब किसी भी तरह का संक्रमण प्रजनन अंगों में होता है तो जो लक्षण आएंगे वो भी उन्हीं के संबंधित आएंगे। जैसे महिलाओं को है तो गर्भाशय में या योनि में या गर्भाशय के मुख पर संक्रमण है तो क्या होता है कि असामान्य रक्तस्राव भी हो सकता है। असामान्य जो सफ़ेद पानी, कुछ तो सफ़ेद पानी नॉर्मली स्राव उसका होता है, लेकिन असामान्य हो जाता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा आएगा, पानी की तरह बहता रहेगा और यह सफ़ेद धागों के रूप में आएगा। कभी कभी सफ़ेद सफ़ेद थक्के जैसे आते हैं और एक मछली जैसी गंध, दुर्गंध कहना चाहिए, दुर्गंधपूर्ण स्राव होता है। या फिर पेड़ों में हमेशा दर्द बने रहना, कमर के निचले हिस्से में, पेट के निचले हिस्से में हमेशा दर्द बने रहना। और अगर महिला सहवास करती है तो सहवास के समय पर खून जाना या फिर बहुत ज़्यादा स्राव होना, पेशाब करते समय जलन होना, ये सब लक्षण जो हैं जननांगों के संक्रमण से रिलेटेड हैं। नहीं, यहाँ पर गांव में तो देखो बहुत सारी महिलाओं को इस तरह की समस्याएं होती हैं जो कि काम में इतना बिजी रहती हैं कि अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे पाती, अपने साफ सफाई पर ध्यान नहीं दे पाती हैं और इस वजह से या पहाड़ की जगह है, नए कपड़े अच्छे से सूख पाए, जो अंडरगारमेंट्स पहने वो गीले पहन लिए, धूप में नहीं सुखाए, तो उस सब की वजह से यहाँ पर इन्फेक्शन बहुत होता है। और गांव की महिलाएं झिझक के मारे बहुत देर से आती हैं यहाँ अस्पताल में। मेरे पास भी कुछ महिलाएं आई हैं जिन्हें ये सब समस्याएं हैं और 6-6 महीने से 1-1 साल से हैं, लेकिन 1-1 साल तक वो कमर का दर्द बर्दाश्त कर रही हैं, सफ़ेद पानी की परेशानी बर्दाश्त कर रही हैं। 1-1 साल के बाद, मतलब इतना कष्ट सहने के बाद वो यहाँ आती हैं। इस संक्रमण में असामान्य स्राव, जनन अंगों में घाव और पीआईडी होने की संभावनाएं रहती हैं। लेकिन आपने अक्सर डॉक्टर या फिर किसी स्वास्थ्य से जुड़े हुए व्यक्ति को एसटीडी कहते हुए सुना होगा या आपसे कहा हो आपको एसटीडी संक्रमण है। दरअसल आज महकता आंचल में हम इसी संक्रमण को लेकर बातचीत करने वाले हैं। हमारे एक महिला श्रोता है जो इस बारे में जानना चाहती थी, जो स्वयं एक आशा कार्यकर्ता है। हुआ यूं, मैं उनके गांव में जब गई, उन्होंने बातों बातों में ये बात रख दी कि वो महकता आंचल कार्यक्रम सुन रही थी और उसमें उनको पता चला कि पीआईडी संक्रमण यानी कि पेल्विक संक्रमण क्या होता है, जिसे हम प्रजनन तंत्र का संक्रमण भी कहते हैं।
लेकिन जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको एसटीडी संक्रमण हुआ है। लेकिन जो मेरे लक्षण थे संक्रमण के दौरान वो पैल्विक संक्रमण यानी कि प्रजनन तंत्र के संक्रमण के जो लक्षण थे उनसे बहुत ज्यादा मेल खा रहे थे। अब ऐसे में मैं समझ नहीं पा रही हूँ मुझे प्रजनन तंत्र का संक्रमण हुआ था या फिर एसटीडी संक्रमण। दरअसल दोस्तों उनकी बातों को सुन के लगा कि हाँ भाई, एसटीडी संक्रमण के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि प्रजनन तंत्र के संक्रमण और एसटीडी के संक्रमण लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन इनमें कुछ अंतर भी होता है। दरअसल एसटीडी भी एक प्रकार का संक्रमण ही होता है। इसके अंतर्गत केवल एक प्रकार का संक्रमण नहीं होता, बल्कि एसटीडी संक्रमणों के समूह को कहा जाता है। इसे आमतौर पर यौन संचालित रोग यानी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यौन संबंधों से फैल सकने वाला रोग कहते हैं। लेकिन कभी कभी यह एसटीडी किसी गर्भवती महिला से उसके गर्भ में पल रहे बच्चे तक भी पहुंच सकता है, तब यह कहलाता है जन्मजात एसटीडी संक्रमण। जैसा कि मैंने कहा, एसटीडी केवल एक समस्या को नहीं बल्कि संक्रमणों के समूह को कहा जाता है, वो भी यौन संचारित संक्रमणों को। अब इस एसटीडी समूह में आखिर कौन कौन से संक्रमण आते हैं, शायद आप यही सोच रहे होंगे। तो आइए जानते हैं डॉक्टर से एसटीडी संक्रमण के समूह में कौन कौन से संक्रमण आते हैं। एसटीडी है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो जितनी भी बीमारी जो सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलती है उसको एसटीडी बोलते हैं। एसटीडी के प्रकार तो बहुत सारे होते हैं, जिससे बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, वायरस की वजह से हो सकता है, प्रोटोजोआ की वजह से हो सकता है। तो अलग अलग टाइप के होते हैं। नाम जैसे HIV है, ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है। गोनोरिया होता है, ट्राइकोमोनियासिस होता है। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग। लगभग हमारे समाज में 8 प्रकार के यौन संचारित संक्रमण फैल रहे हैं वर्तमान में। यह न केवल महिलाओं को बल्कि पुरुषों को भी होते हैं। जी हाँ, एसटीडी संक्रमण पुरुषों को भी होते हैं, लेकिन महिलाओं की तुलना में पुरुषों में कम ही देखे जाते हैं। और कभी कभी बच्चों में जन्म के समय भी एसटीडी संक्रमण देखे जा सकते हैं। लेकिन एसटीडी के कारणों की तरफ अगर जाया जाए तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है असुरक्षित यौन संबंध। और जिस किसी को एसटीडी की समस्या होती है उनके जनन अंगों में खुजली, दर्द, मस्से, जख्म होना, गिल्टियां बनना, मामूली सा बुखार पर लगातार रहना, सिर दर्द, शरीर में दर्द, ऐंठन, जांघों में झुंझुनाहट, बहुत थकान और कमजोरी महसूस होना, योनि में सूजन आना, ये सब लक्षण दिखाई दे सकते हैं अगर किसी व्यक्ति को एसटीडी संक्रमण हुआ हो। ये लक्षण केवल एक संक्रमण के नहीं हैं बल्कि पूरे एसटीडी समूह के हैं। क्योंकि आज हम केवल एसटीडी संक्रमण पर एक नजर डाल रहे हैं, तो एसटीडी संक्रमण होने पर हमारी आम दैनिक जीवन में किस तरह का प्रभाव पड़ता है और अगर किसी व्यक्ति को एसटीडी का संक्रमण हुआ हो वो किस तरह इसका उपचार करे, आइए इन विषय पर जानते हैं डॉक्टर की राय। इससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अगर किसी को एसटीडी हो गई है तो जरूरी नहीं है कि हमेशा सिम्टम्स हो। कोई लोग होते हैं कि जिनको कोई सिम्टम्स नहीं होते पर वो बीमारी दूसरों को ट्रांसफर कर सकते हैं जी। और जिसमें लक्षण दिखाई देते हैं वो तो प्रॉब्लम करती हैं जैसे कि। और दैनिक जीवन में ये होता है क्योंकि ये सारी चीजें औरतों में अगर होती है या किसी में भी होती है तो लोग खुद के बताते नहीं, तो उसमें भी बहुत दिन तक छुपा कर रखते हैं और ये प्रॉब्लम जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब फिर जाकर के पूछते हैं कि ये क्या है। तो इसमें बहुत ज्यादा खतरा ये होता है कि परमानेंट बांझपन आ सकती है लड़कों में भी और लड़कियों में भी, नपुंसकता हो सकती है लड़कों में। सिंड्रोम मतलब ये एक सिंड्रोम ही है। सिंड्रोम का मतलब होता है कि बहुत सारे बीमारियों का एक ग्रुप। तो बहुत सारी जब डिजीज का एक ग्रुप होता है तो उसको सिंड्रोम बोलते हैं। और सिंड्रोमिक अप्रोच ये होता है जैसे गांव में हेल्थ वर्कर होते हैं जिनको समझा दिया जाता है कि अगर किसी में भी ये लक्षण दिखेंगे तो उनका ट्रीटमेंट ऐसा। उनको नहीं पता होता कि ये बैक्टीरियल है या वायरल है। जैसे ही डिस्चार्ज हो रहा है तो डिस्चार्ज किसी बहुत सारे
चीजों से हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है। वो सिर्फ लक्षण के आधार पर ट्रीटमेंट करते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर गांव में कहीं भी किसी को 2-4 लोगों को सिम्टम्स दिख रहे हैं तो सिम्टम्स के आधार पर उनको ट्रीटमेंट दे दिया, तो यही एक सिंड्रोमिक अप्रोच होता है। इसका रोकथाम के लिए यही होता है कि जैसे सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं वो एक ही पार्टनर होना चाहिए जी। दूसरा, अगर कभी भी इंटरकोर्स या संबंध बना रहे हैं तो कॉन्डोम्स का उपयोग करना चाहिए जी। और ऐसी चीजें जैसे डायफ्राम होते हैं, सर्वाइकल डायफ्राम, जो जैसे वीर्य का उसमें स्पर्मिसाइडल, मतलब जैसे कि अगर वीर्य अंदर चला भी गया है तो उसको मार देते हैं जी। तो उसका भी उपयोग करके इससे बचा जा सकता है। सबसे अच्छा उपाय है कि कॉन्डोम उपयोग करना चाहिए। इसके उपचार अलग अलग होते हैं। अगर बैक्टीरियल है तो बैक्टीरिया का पूरा कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है, वायरल है तो हो सकता है फंगल से हो रहा हो, तो बहुत सारे अलग अलग कारण इसके अलग अलग होते हैं, तो ट्रीटमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग होता है जी। और इसका पूरा ट्रीटमेंट करना चाहिए। जैसे HIV एड्स है, हेपेटाइटिस है, इसका कोई क्योर नहीं है, इसका कोई अभी तक इलाज नहीं है, इसके से बचा जा सकता है। बाकी जो STDs है, सिफिलिस है, बाकी जो है उनसे उनका इलाज है। इस तरह के संक्रमणों से बचा जा सकता है, पर आवश्यक है एक कदम इस तरफ बढ़ाने की, वो भी सही दिशा में। उम्मीद है आप प्रजनन तंत्र के संक्रमण और STD यानी यौन संचारित रोग को जान पाए होंगे। ये तो थी STD पर सिर्फ एक नज़र, क्योंकि कुछ STD बहुत ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, लेकिन उनके बारे में हमको अभी पता नहीं है। तो हम इस सफर के दौरान आगे चलकर इन्हीं जो हमारे STD समूह में जो संक्रमण आते हैं उनके बारे में धीरे धीरे जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप आज हमारे STD संक्रमण को समझ पाए होंगे और इस सफर में अब हमारे साथ आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आपसे होगी फिर से मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।